नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर मुरादाबाद से खबर है। गद्दे के प्लांट में आग लगी है। प्लांट के पास खड़ा ट्रक जलकर राख हुआ है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। गद्दे के प्लांट में यहां पर क्या आग लगी है। ये कतरन रुई की फैक्ट्रियां चलाते हैं और यहाँ इनका स्टॉक था इसी फील्ड में। जब हमें सूचना मिलती तत्काल हम घटनास्थल पहुंचे और आग बुझाई जा रही है। और यहाँ पर एक ट्रक खड़ा हुआ था, अब तो दूसरी साइड चला है, रोड के उस पार चला गया है। लेकिन जहाँ घटना स्थल है वहाँ पे ट्रक खड़ा हुआ था। इसकी हमें जानकारी सही रूप से प्राप्त नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं बरेली से खबर, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बुजुर्ग शख्स घायल हो गया। घटना बारादरी इलाके के स्टेडियम रोड की है। मॉडल टाउन पुलिस चौकी के पास यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि ट्रक नो एंट्री के बावजूद इस लेन में घुस गया था। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एल्युमिनियम केबल चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। टाटा कंपनी का साइट इंजीनियर शिवम शर्मा चोरी का मास्टरमाइंड निकला है। कोटक 1 थाना पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों शिवम शर्मा, इरशाद अहमद, मोहम्मद सिराज और इजहार को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस ने 15 लाख रुपए की कीमत के 7 बंडल एल्युमिनियम केबल बरामद किए हैं। ताजमहल फिल्म के को प्रोड्यूसर इरशाद आलम को कानपुर पुलिस ने प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया। इरशाद पर कारोबारी मोहम्मद शोएब से जमीन दिलाने के नाम पर 3 करोड़ 30 लाख रुपए ठगने का आरोप है। जांच में पता चला है कि दिखाई गई जमीन पहले से अधिग्रहित थी और बैनामा भी नहीं कराया गया। पैसे मांगने पर इरशाद और साथियों ने शोएब को झूठे मुकदमे में फंसाने और 60 लाख रुपए रंगदारी मांगने की धमकी दी थी। पीड़ित की शिकायत पर 2 नामजद और 8 के अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। देखिए, जो ज़मीन इसमें कंसर्न्ड है वो जाजमऊ क्षेत्र में आती है और जो केस लिखा गया बेकनगंज में है, वहाँ पर एक वादी ने इनके ऊपर एफआईआर लिखाई कि इन्होंने इनसे 1 करोड़ 65 लाख रुपए ले लिए और उसके बाद कुछ पैसा कैश में भी लिया। उसको देने के बाद उन्होंने ज़मीन इनको नहीं दी और इनके साथ चीटिंग कर ली। तो इस पर कल सीपी सर के संज्ञान में मैटर आया था, तो उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं और जहां तक प्राप्त जानकारी उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वाराणसी में ईडी की टीम ने नशीले कफ सिरप मामले में शुभम जायसवाल के घर पहुंचकर नोटिस चस्पा किया। वाराणसी में शुभम जायसवाल के 2 घरों पर यह नोटिस लगाए गए हैं। वाराणसी के प्रहलाद घाट और सिगरा स्थित मकान पर नोटिस चस्पा किया गया है। ईडी ने मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खातों की डिटेल, कंपनियों की डिटेल मांगी गई है। तो नशीले कफ सिरप की तस्करी का यह पूरा मामला है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खातों की डिटेल मांगी गई है। ड्रग माफिया शुभम जायसवाल के पिता को कोलकाता से ट्रांजिट रिमांड पर सोनभद्र लाया गया। आरोप के मुताबिक वो पूरे परिवार के साथ थाईलैंड भागने की फिराक में था। दरअसल सोनभद्र में चेकिंग के दौरान सबसे पहले 2 कंटेनरों से आपको बता दें कि करोड़ों रुपए की प्रतिबंधित कफ सिरप पकड़ी गई थी और आरोप के मुताबिक भोला प्रसाद जायसवाल की ओर से मिस्टर शैली ट्रेडर्स रांची के जरिए बड़े पैमाने का कफ सिरप की नकली बिलिंग कर अवैध रूप से वितरण किया जा रहा था। एसआईटी जांच में भदोई, चंदौली, वाराणसी और सोनभद्र में लगभग 25 करोड़ रुपए के फर्जी लेन देन का खुलासा हुआ। जांच में अधिकांश फर्में नहीं पाई गई। जो अब तक है वो अलग अलग अगर जनपदों को देखें, जिसमें जो हमारी टीम जिसमें शामिल थी, गाजियाबाद, रांची और सोनभद्र, उसमें लगभग 7 करोड़ के आसपास की ये सिरप्स थी। इसमें छोटी छोटी दुकानें अब तक क्रिएट की गई, इसमें पाया जा रहा है जो फर्जी हैं
जो अलग अलग मेडिकल स्टोर्स हैं उनका कोई ओनर नहीं है, उनका कोई एड्रेस भी फेक है, और जो इसमें बिल काटे जा रहे हैं कि उन दुकानों पे सप्लाई की जा रही है वो वहाँ पे माल ना जा करके कहीं और साइफन ऑफ हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली स्मगल हो रहा है दूसरे कंट्रीज़ में। बरेली में दूसरे दिन भी बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। लगातार दूसरे दिन भी तौकीर के करीबियों के अवैध रूप से बनाए गए बारात घरों को तोड़ने के लिए बुलडोजर गरज रहा है। आज सुबह महिलाओं ने घरों से विरोध शुरू किया तो प्रशासन ने दरवाजे पर पुलिस फोर्स की तैनाती करा दी। बिना नक्शा पास कराए निर्माण करने का आरोप है। इससे पहले मंगलवार को भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी। मौके पर पुलिस और पीएसी की टीम की मौजूदगी में वहां पर एक्शन हुआ है। तो यहां पर यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तौकीर रजा के करीबी पर कार्रवाई यहां पर हो रही है। एक्शन लगातार जारी है। दूसरे दिन भी बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर की गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। महिलाओं के विरोध पर पुलिस की तैनाती वहां मौके पर की गई है। बड़ी संख्या में पुलिस तैनात मौके पर है। लेकिन जिस तरीके से और 2 दिसंबर और 3 दिसंबर 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको 2 तस्वीरें फिलहाल दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है। बरेली से रामविलास सक्सेना हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। रामविलास, बताइए किस तरीके से एक्शन देखने को मिल रहा है और फिलहाल मौके पर क्या स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, इस वक्त मेरी मौजूदगी थाना बारादरी इलाके के सूफी टोला में है, जहां पर सबसे पहले मैं 2 तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर ये गुड मैरिज लॉन की है। इसका जो मालिक था, इसका राशिद खां के नाम पर यह मैरिज लॉन हुआ करता था। पूरी तरीके से आप देख सकते हैं जमींदोज कर दिया गया है, तहस नहस कर दिया गया है। दूसरी तस्वीर इधर मैं अपने साथी से कहूंगा दिखाएं। ये ऐवान फरहत जो बारात घर था, ये वो है। बुलडोजर यहां पर भी पूरी तरीके से कार्रवाई कर रहा है। जो अधिकारी हैं उसका निरीक्षण कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। बुलडोजर ने काम शुरुआत कर दी थी, लेकिन अभी 1-2 मिनट के लिए काम को रोका गया है। पोगले मशीन पहुंच चुकी है वहां पर। देखिए कुछ देर के लिए अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं कि और जो जानकारी करने की कोशिश करें कि पहले कौन सा हिस्सा गिराया जाए, क्योंकि जो गुड मैरिज लॉन है पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया। ऐवान फरहत पर अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दूसरी चीज, सबसे खास चीज अनुपम मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए यहां पर यह बेहद ही संवेदनशील इलाका है। हर घर के ऊपर आपको इस्लामिक झंडा दिखाई देगा। हर घर के ऊपर इस्लामिक झंडा लगा हुआ है और इसीलिए ये इलाका बेहद संवेदनशील भी माना जाता है। हर घर के दरवाजे पर जो है, यहाँ पर हर घर के दरवाजे पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर भी लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के जो है कार्रवाई लगातार जारी है। एक नहीं, यहाँ पर 1 पोकलेन मशीन, 2 बुलडोजर, यानी कुल मिलाकर 3 मशीन इस वक्त यहाँ पर लगी हुई है। और अब इस जो ऐवान फरहत मैरिज लॉन है इस पर एक्शन शुरू हो चुका है, कार्रवाई शुरू हो गई है। क्योंकि जिस तरीके से बरेली में 26 सितंबर को जुमा की नमाज के बाद जो लोग थे जिन्होंने जो है यहाँ पर खुराफात करने की कोशिश की, ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई। कुछ लोगों से अगर बातचीत वहां पर हो पाए तो जरा बातचीत करने की कोशिश करिए, कुछ जानने की कोशिश करिए। जी बिल्कुल, बेहद ही इलाका बेहद ही संवेदनशील है। परिवार के अगर कुछ लोग हैं उनसे हम अगर समझने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश कर लेते हैं, खुद ही वो लोग बता देंगे कि अगर आखिर जो ये कार्रवाई हो रही है क्या वो सही मानते हैं या जो कार्रवाई हो रही है इसका कितना सही मानते हैं आप लोग? देखिए, जो ये कार्रवाई हो रही है इसमें हमारा तौकीर मियां से कोई लेना देना नहीं है। हमारे चचा सरफराज वली खां समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और सन 88 से जुड़े हुए हैं। जनता दल पार्टी जब थी, मुलायम सिंह यादव ने जनता दल जब बनाई थी, और ये तोड़ना चाहिए तो जिन लोग जो अभियुक्त हैं उनके तोड़ना चाहिए थे मकान। हमारा तौकीर मियां से कोई लेना देना नहीं है। और हमारी योगी जी से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे रेजिडेंशियल को रुकवा दिया जाए। हमारे 3-3 परिवार रहते हैं इसमें और हम योगी यही से यही विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा ये घर रुकवा दिया जाए बस। लेकिन बीडीए कह रहा है कि आप लोगों ने इसका नक्शा नहीं पास कराया था, नियम विरुद्ध था, मनमानी कर रहे थे। कोई नोटिस नहीं मिला, हमें कोई नोटिस नहीं मिला। तो ये वो लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो कार्रवाई हो रही है उसके लिए जो है अनाधिकृत कार्रवाई मान रहे हैं। लेकिन बरेली विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर आरोप है कि ये जो मैरिज लॉन बनाए गए थे ये नियम विरुद्ध तरीके से बनाए गए थे यहाँ पर, और इसी वजह से इनके ऊपर ये एक्शन हो रहा है। एडवोकेट भी यहाँ पर हैं, उनके एडवोकेट भी आए हुए हैं, उनसे हम समझ लेते हैं। सर, जो कार्रवाई हो रही है क्या मानते हैं ये कि किस तरीके की कार्रवाई, कितना सही मानते हैं? नहीं, ये कार्रवाई बिल्कुल गलत हो रही है, क्योंकि ये
50 साल पुरानी कम से कम बिल्डिंग है। 1992 में इन सरफराज वाली खां जिनका तोड़ा जा रहा है, उन्होंने खरीदी थी एज इट इज बनी हुई। आप दीवारें देख सकते हैं, सुर्खी चूने की दीवार है। जो सुर्खी चूने की दीवारें बनती थी आज से 60-70 साल पहले, वो आज तोड़ी जा रही है। कोई नोटिस नहीं दिया गया। 2011 का आपने ये बताया कि कोई केस चला था, कोई ऑर्डर हुआ था, ना उस ऑर्डर की कोई कॉपी हुई है। और 2011 से 2025 तक आप कहाँ थे, कोई जानकारी नहीं है। आपने ये कोई नोटिस किसी तरह का चस्पा किया हो, कुछ नहीं। हमें जानकारी कैसे हुई? सिर्फ आपने एक पुलिस को, एसएसपी को एक लेटर लिखा ये कहते हुए कि हम डिमोलिश करना चाहते हैं इस तारीख को। तो ये वो लोग हैं, इनके अधिवक्ता भी यहाँ पर आए हुए हैं, आरोप लगा रहे हैं कि कोई जो है जानकारी नहीं दी गई थी और अब ध्वस्तीकरण की कार्यवाही जो है वो करी जा रही है। तो कुल मिलाकर के परिवार इसको अनाधिकृत मान रहा है। वहीं बरेली विकास प्राधिकरण के जो भी लोग हैं, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। रामविलास हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जो पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं वाराणसी से खबर। बीएचयू में हंगामे के मामले में पुलिस ने 2 छात्रों को हिरासत में लिया है। बता दें कि बीएचयू में बीती रात छात्रों और प्रोक्टोरियल बोर्ड के सुरक्षा कर्मियों के बीच जमकर बवाल हुआ, जिसके बाद वाराणसी पुलिस से उनकी झड़प हुई। लगभग 1 घंटे तक छात्र सुरक्षा कर्मियों और पुलिस के ऊपर ईंट पत्थर चलाते रहे। फिलहाल बीएचयू में माहौल पूरी तरह से शांत है। दरअसल एक छात्र को रास्ते में चलते वक्त एक गाड़ी से धक्का लग गया, जिसकी शिकायत लेकर छात्र प्रोक्टोरियल बोर्ड के पास पहुंचे थे। यहां पर एक गार्ड से उनकी लड़ाई हो गई, जिसके बाद मामला बिगड़ गया और छात्र भड़क गए। बीती रात काशी विद्यालय में राजाराम हॉस्टल के पास छात्रों और पुलिस के बीच जमकर ईंट और पत्थर चले। तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि जिसमें छात्र काफी आक्रोशित दिख रहे हैं। छात्रों ने लगभग 1 घंटे तक काशी विद्यालय के सुरक्षा कर्मियों और पुलिस के ऊपर पत्थर चलाए, ईंट चलाए। उसके बाद पुलिस के काफी समझाने और कड़ा रुख अपनाने के बाद 1 घंटे तक के बाद यह मामला शांत हुआ। लेकिन जो कारण था वो कारण यह था कि एक छात्र लगभग 11:30 बजे के करीब राजाराम हॉस्टल के पास से जा रहा था और उसी वक्त उसको एक गाड़ी से धक्का लग गई। धक्का का शिकायत लेकर के कुछ छात्र प्रोक्टोरियल बोर्ड में गए, जहां पर प्रोक्टोरियल बोर्ड के सुरक्षा कर्मी से छात्रों का बहस हुआ। यह कहा जा रहा है कि गार्ड ने छात्र को थप्पड़ तक मार दिया, जिसके बाद अमेठी में एक बारात में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लोग लात घूंसे और डंडों से हमला करते दिख रहे हैं। वीडियो जयमाल कार्यक्रम के दौरान का बताया जा रहा है, जहां मामूली तकरार बड़ा विवाद बन गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गाजियाबाद में निजी सोसाइटी में बने मंदिर को लेकर उस समय बवाल मच गया, जब आवास विकास की टीम फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और मंदिर को अवैध बताते हुए ध्वस्त करने की बात कही। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद आवास विकास की टीम को बैरंग वापस लौटना पड़ा। आवास विकास की टीम इससे पहले भी कई बार मंदिर को ध्वस्त करने के लिए पहुंची थी, लेकिन लोगों के गुस्से के बाद उसे हर बार वापस लौटना पड़ा। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र की सिद्धार्थ विहार इलाके में उस समय हड़कंप मच गया, जब इसी विशाल सहकारी आवास समिति के मंदिर को तोड़ने के लिए यहां पर आवास विकास की टीम पहुंच गई थी। ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ है, इससे पूर्व भी कई बार टीम यहां आ चुकी है, लेकिन स्थानीय निवासियों का कहना यह है कि यह मंदिर प्राचीन है और इसको तोड़ने नहीं दिया जाएगा। ऐसे में कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। बाबूजी, आपसे जानना चाहूंगा, कब से ये मंदिर बना हुआ है? ये मंदिर हमारे आने से पहले यहाँ शिव जी की पिंडी थी और उस पर पूजा अर्चना होती थी। बाद में यहाँ के लोगों ने मिलकर जो है इस मंदिर का थोड़ा जीर्णोद्धार करके इसको थोड़ा भव्य बना दिया और कुछ मूर्तियां और स्थापित की। तो वजह क्या है कि आवास विकास बार बार यहाँ आता है? कई बार पूर्व में भी आ चुका है। कुछ दूसरे समुदाय के लोगों की शिकायतें गई है, इस पर जो बराबर में प्लॉट है इसके ओनर की कंप्लेंट गई हुई है। उसको सबसे ज्यादा आपत्ति है, उसी की वजह से ही आवास विकास पर बार बार एक्शन ले रहा और किसी को पूरी सरकार। तो आज भी जैसे आवास विकास की टीम यहाँ पहुंची थी, दल बल के साथ पहुंची थी, बुलडोजर लेकर पहुंची थी, तो किस तरह का आपने उनको मना किया? आवास विकास की टीम यहाँ पुलिस प्रशासन आया था, तो मैंने पूछा किस लिए, बोला आवास विकास की टीम आ रही है मंदिर को तोड़ने के लिए। तो हमने सब लोगों को कहा भाई मंदिर तोड़ने जा रहे हैं, सारे लोग आइए इकट्ठा, हम लोगों की जान देनी पड़ेगी तो जान देंगे, लेकिन मंदिर को नहीं टूटने देंगे। सारी लेडीज मंदिर के अंदर बंद हो गई थी और अंदर से कुंडा बंद कर दिया था। ये महिलाएं हैं जो अंदर बंद हो गई थी मंदिर, जिस दौरान तोड़ने की बात कही जा रही थी। ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ है, इससे पूर्व भी कई बार आवास और विकास की टीम यहाँ पहुंची थी।
तस्वीरें पहले आपको दिखाना चाहूंगा इसी मंदिर की, श्री सनातन धर्म मंदिर ये है। और एक छोटा सा यह मंदिर बनाया हुआ है। जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनका कहना है पूर्व में ही यहाँ पर शिवलिंग थी, उसके बाद यहाँ मंदिर का निर्माण किया गया। कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं, आपसे जानना चाहूंगा, बार बार यहाँ आवास विकास की टीम आ रही है, क्या कहना है उनको मंदिर को लेकर? मंदिर तोड़वाना चाह रहे हैं। एक बार टूट भी गया था, फिर हम लोगों ने दोबारा बनवाया, लेकिन लगातार उनकी कोशिश जारी है इसको तोड़ने के लिए। तो आज भी टीम आई थी, तो आज क्या रहा फिर उसमें? आज जो टीम हम आई थी उसको तोड़ने के लिए आई थी, फिर हम सब लोग अंदर है, हम इसीलिए खड़े हैं। आज तोड़े पर या तो मुझे मारे, उसके बाद ही मंदिर तोड़े। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। पीएम मोदी 15 दिसंबर के भीतर कभी भी सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात दे सकते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां चल रही हैं। पीएम मोदी जनसभा करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां तेज हैं। जर्मन हैंगर टेंट, कुर्सियां और जमीन का समतलीकरण का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। अगले 2 से 3 दिन में एरोड्रम लाइसेंस मिलने का अनुमान है, जिसके बाद कभी भी एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख सामने आ सकती है। एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारियां चल रही हैं। जहां एक तरफ जनसभा की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने कार्यक्रम को लेकर मीटिंग की। जेवर विधायक ने कहा कि उद्घाटन की तारीख तय होने के बाद कभी भी पीएम मोदी उद्घाटन कर सकते हैं। तो यहां पर किसी भी दिन उद्घाटन हो सकता है। पीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां चल रही हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार है। पहले फेज का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। उसके लिए आज सभी विभागों की एक बैठक मैंने की है। जितने भी हमारे आउटर के रास्ते हैं जहाँ से लोग इसमें शिरकत करने आएंगे कार्यक्रम में, उन सबको ठीक कराया जा रहा है। किस तरीके से हम पार्किंग व्यवस्था, ट्रैफिक को नियंत्रित करेंगे, कितने ब्लॉक बनाए जाएंगे, उसको लेकर एक विस्तृत चर्चा हुई है। और निश्चित तौर से यह प्रोजेक्ट चूँकि बहुत कम समय में तैयार हुआ है, मुझे नहीं लगता कि देश और दुनिया में कहीं 3 साल के अंदर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चालू होने के लिए तैयार हुआ हो। तो इन्हीं सब बातों को लेकर आज बैठक थी और हम पूरी तरीके से तैयार हैं। और हमारा इरादा है कि यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो। मेरे लिए तो गौरव का भी विषय है कि मेरी विधानसभा में दूसरी बार 3 साल के अंदर देश के प्रधानमंत्री आएंगे और इस क्षेत्र में पूरा उत्साह है। हमने गांव-गांव जाकर लोगों से अपील भी करनी शुरू कर दी है और एक उत्सव की भांति हम इस कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। न्यूज 18 संवाददाता हिमांशु शुक्ला ने एक रिपोर्ट तैयार की है। एयरपोर्ट रूट पर कैसी तैयारियां अब तक की गई हैं, देखिए सर। पहले फेज में 1334 हेक्टेयर में ये बनकर तैयार हुआ है, तय समय में तैयार हुआ है। और ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तय समय में पहली बार उत्तर प्रदेश में या यूं कहे देश में बनकर तैयार हो गया है। और तमाम तैयारियां, चूंकि अब जनसभा होनी है प्रधानमंत्री की, इसको लेकर तमाम अंदर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। अधिकारी अब एंट्री एग्जिट पॉइंट्स भी चेक कर रहे हैं, कहां से वीआईपी की एंट्री होगी, कहां से आम आदमी उस जनसभा स्थल तक पहुंचेगा। इन तमाम तैयारियों को अब शुरू किया जा रहा है। जनप्रतिनिधि अब गांव-गांव जाकर लोगों को आमंत्रित करना शुरू कर दिया है। और ऐसे में माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर के आसपास यहां पहुंचेंगे और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही इस एयरपोर्ट के संचालन के साथ ही उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को भी एक बड़ी उछाल मिलेगी और पंख लगेंगे। जिस तरीके से 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही जाती है, उसमें एयरपोर्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। शुरुआती तौर में फर्स्ट फेज में 12 मिलियन पैसेंजर की कैपेसिटी होगी और जब ये पूरी तरीके से संचालित हो जाएगा तो इसकी कैपेसिटी 70 मिलियन होगी। कैमरामैन अनिल के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, नोएडा। ये एयरपोर्ट बहुत खास होने वाला है क्योंकि पहले फेज में 12 मिलियन तक कैपेसिटी है। और क्या होगा खास, न्यूज़ 18 की संवाददाता की ये रिपोर्ट आप देखिए। हम इंटरचेंज पे मौजूद है और सबसे पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं मेरे ठीक पीछे की। यही वो रोड है जो सीधे एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगी और आप सामने देख सकते हैं डिपार्चर
और अराइवल का ये बोर्ड लगा है, साइनेज बोर्ड लगा दिए गए हैं। पूरी तरीके से नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है। साथ ही आपको बता दें, तय समय में यानी नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए थे और इसकी आधारशिला रखी थी और अब माना जा रहा है दिसंबर महीने में इसका उद्घाटन किया जाएगा। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको तस्वीरें भी दिखाएं। जो आप तस्वीर इस वक्त कैमरे पर देख रहे हैं ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है और एयरपोर्ट पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है, यानी 3900 मीटर का रनवे है। साथ ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है और टर्मिनल बिल्डिंग भी बनकर तैयार हो गई है। साथ ही आपको एक जानकारी और दे दें, बकास यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज ने अपनी जो रिपोर्ट है वो डीजीसीए को सौंप दी है और माना जा रहा है जल्द ही एरोड्रोम लाइसेंस जारी हो जाएगा। दरअसल में किसी भी एयरपोर्ट के संचालन के लिए एरोड्रोम लाइसेंस ज़रूरी होता है और माना जा रहा है कि एरोड्रोम लाइसेंस जल्द ही यानी करीब 2 से 3 दिनों में जारी हो जाएगा, जिसके बाद रास्ता साफ हो जाएगा, उड़ान भरने को एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा और इंतज़ार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो 3 वर्षों में अब दूसरी बार आएंगे नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन करने। आपको बता दें, पहले फेज में 1334 हेक्टेयर में ये बनकर तैयार हुआ है। महोबा से खबर है, बीएलओ सहायक ने कुएं में कूदकर जान दी है। एसआईआर के काम में लगे हुए थे बीएलओ सहायक, परिजनों ने लगाया काम में दबाव का आरोप। पवा गांव के प्राथमिक स्कूल में शिक्षा मित्र एसआईआर के काम में लगे हुए थे बीएलओ सहायक। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, परिजनों ने काम में दबाव का आरोप लगाया। खबर झांसी से है, जहां पर एक अनोखा मामला सामने आया। यहां सुरेंद्र अहिरवार को बुंदेलखंड औद्योगिक प्राधिकरण से जमीन अधिग्रहण का मुआवजा मिला है, जिसके बाद 5 साल पहले छोड़कर जा चुकी पत्नी वापस लौट आई और अपने हिस्से के 8 लाख रुपए की मांग कर रही है। सुरेंद्र ने बताया कि उसकी शादी 10 साल पहले हुई थी, उनका एक बेटा भी है। शादी के 5 साल बाद उनके बीच विवाद होने लगा। विवाद के बाद दोनों लोग अलग हो गए और दोनों ने दूसरी शादी कर ली। हालांकि कोर्ट में परिवारवाद का मुकदमा दर्ज हुआ है। हाल ही में सुरेंद्र को मुआवजे के तौर पर 15 लाख की रकम मिली है। जब पहली पत्नी को इस मुआवजे की जानकारी मिली तो वो अपने बेटे के साथ थाने पहुंची और अब मुआवजे में से 8 लाख रुपए अपने हक के तौर पर मांग रही है। सर इसने पहले जी 30 है इसकी रिपोर्ट है जी, और ये भगभग बताती जी फांसी लगाती और जी लड़ती है सब लोगों से, और जी मेरा जीवर पूरा लेके चली गई जी, और जी जीवर भी खा लिया और 2-3 भी पंचायत जुड़ रहे, सबका जुड़ रहे, बाकी गाँव के सरपंच को भी बताया। कौन है? पुष्पा। बॉलीवुड के कॉमेडियन एक्टर राजपाल यादव वृंदावन पहुंचे और संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर राजपाल ने भगवान श्री कृष्ण के सखा मनसुखा की कहानी सुनाई तो संत प्रेमानंद खिलखिलाकर हंस पड़े। प्रेमानंद जी ने कहा कि पूरे भारत को हंसाने वाले, पूरे भारत का मनोरंजन करने वाले आप हो। इस बात पर राजपाल यादव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मान के बैठ गए कि द्वापर हुआ है, कृष्णा जी हुए हैं, सब ग्वाला हुए हैं, मुझे लगता है मनसुखा में ही था। ये पागलपन मैं रखना चाहता हूँ। लखीमपुर खीरी में अचानक एक झोपड़ी पर विशाल अजगर चढ़ गया, जिसे देखने के लिए मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। अजगर को देखकर लोगों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना निगासन वन रेंज को दी। जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर अजगर को पकड़ा गया। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।